हाँ जी, 20 मेन जो क्वेश्चंस हमारे नीट के, उसका ये दूसरा लेक्चर है वेव ऑप्टिक्स का। उसमें अगर हम बात करें तो आज का टॉपिक है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन हमने देखना है कि नीट में किस हिसाब से आ रहा है। देखो, ये लास्ट क्वेश्चन जो डायफ्रैक्शन का आया हुआ है, नीट 2016 में आया हुआ है जी। उसके बाद से ये 4 साल हो गए हैं लगभग, आया नहीं है। तो आने के चांसेस तो हैं इस बार डायफ्रैक्शन के। ठीक है जी। लास्ट ईयर पोलराइजेशन का क्वेश्चन आया था, वो भी डिस्कस करेंगे इसमें। तो दो क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। इंटरफेरेंस का तो 101% पक्का ही है। डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन में से कोई एक आएगा। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें, ये 2016 सेकंड पेपर जो हुआ था, ये पहला क्वेश्चन उसमें आया हुआ है जी, जो हमारा। अब देखो जी, इसमें हम बात करते हैं अ लीनियर अपर्चर हुज विड्थ। हमें विड्थ दे रखी है जी, ए कह लो, या कई बुक्स में डी भी लिखा हुआ है, 0.02 सेंटीमीटर। और मीटर्स में बात करें तो 2 × 10⁻⁻⁴ भी कह सकते हैं। इज प्लेस्ड इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। द अपर्चर इज इल्यूमिनेटेड नॉर्मली बाय अ पैरेलल बीम ऑफ वेवलेंथ। देखो जी, इज प्लेस्ड इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ अ लेंस। इमीडिएटली का मतलब अपर्चर जस्ट लेंस के आगे रखा हुआ है, मतलब अपर्चर और इसमें कोई डिस्टेंस नहीं है। और लेंस हमारा कितना डिस्टेंस पे है, फोकल लेंथ कितना है उसका, 60 सेंटीमीटर। क्योंकि कन्वर्ज करता है तो वही एफ को आप कैपिटल डी भी ले लेते हैं जी। एफ को आप क्या ले लेते हैं, कैपिटल डी। फोकल लेंथ क्या होता है, कैपिटल डी, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द लेंस। तो फोकल लेंथ को ही हम डी ले लेते हैं, 60 सेंटीमीटर। अब द अपर्चर इज इल्यूमिनेटेड नॉर्मली बाय पैरेलल बीम। पैरेलल बीम आ रही है अपर्चर पे। ठीक है जी। और उनकी वेवलेंथ क्या है, 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। अगर मीटर में करें तो यही 10⁻⁻7 हो जाएगा। मीटर में करेंगे तो यही 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो हमें डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड ऑफ द डायफ्रैक्शन पैटर्न। देखो जी, फर्स्ट जो मैक्सिमा होता था यंग्स डबल स्लिट में, वो उसका फार्मूला था n λd/d। वही, मतलब nth मैक्सिमा के लिए इंटरफेरेंस में ये फार्मूला था। अब यहाँ nth डार्क के लिए ये होता है जी। तो n कितना दिया हुआ है, फर्स्ट डार्क बैंड निकालना है, तो n1 दिया हुआ है। सिंपल, अगर मैं देखो, जो मैक्सिमा का वहां फार्मूला था वो यहाँ मिनिमा का फार्मूला है। याद रखना, डायफ्रैक्शन में मिनिमा निकालना है आपको फर्स्ट। तो n1 डाल दिया, λd/स्मॉल a। क्योंकि यहाँ मैं बताया था आपको स्मॉल डी, वहां स्मॉल डी क्या था, डबल स्लिट में दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। यहाँ ये स्लिट विड्थ होता है, यहाँ ये क्या होता है जी, स्लिट विड्थ। तो यहाँ पर ये फार्मूला आपका लग गया जी। सारी वैल्यूज डालो डायरेक्ट। 5 × 10⁻⁻7 मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल डी। इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट कर दो जी, 60 × 10⁻⁻2। ठीक है जी। और हमारा स्मॉल ए 2 × 10⁻⁻4। तो कैलकुलेशंस हो जाएंगी जी। कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आ रही है 0.15 सेंटीमीटर। तो मिनिमा, वहां जो मैक्सिमा का फार्मूला होता था, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला जो होता था, या पोजीशन ऑफ मैक्सिमा का जो फार्मूला होता था, वहां यहाँ पर क्या हो गया, वो डार्क का हो गया जी। फर्स्ट डार्क है तो एन को 1 लिखते हैं। डन है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी। इन अ डायफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट विड्थ कितनी दी हुई है, स्मॉल ए। फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल। फर्स्ट मिनिमा देखो, अगर हम बात करें, ये स्लिट है हमारी। फर्स्ट मिनिमा स्क्रीन पे आता है तो हमें ऐसे हम डायग्राम बना सकते हैं जी। सेंट्रल मैक्सिमा होता है जी, दोनों तरफ ये फर्स्ट मिनिमा होता है। और ये एंगल थीटा, ये भी थीटा।
फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जॉर्व्ड एट एन एंगल 30 डिग्री, थीटा 30 दे दिया जी। द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज ऑब्जॉर्व्ड एट एन एंगल, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कब ऑब्जॉर्व होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता है जी a sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब उल्टे फार्मूला है, ये मैक्सिमा का होता था यंग्स डबल स्लिट में, अब डायफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये मिनिमा का फार्मूला हो गया a sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो जो a की हमारी वैल्यू है, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। n 1 है, फर्स्ट मिनिमा की बात चल रही थी तो n तो 1 है। फर्स्ट मैक्सिमा का निकालना है, वो हम आगे अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, पहले a की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले a की वैल्यू निकालते हैं जी। साइन 30, क्योंकि थीटा 30 दिया हुआ है हमें, साइन 30 आ गया, n 1 ये लैम्डा, साइन 30 हाफ होता है तो a क्या हो गया जी 2 लैम्डा। साइन 30 हाफ होता है तो a क्या हो गया जी 2 लैम्डा। हाँ जी, a हमारा आ गया 2 लैम्डा। अब फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का क्या फार्मूला है, a साइन थीटा, थीटा निकालना है आपको। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का फार्मूला है 3/2 लैम्डा। वैसे जनरल फार्मूला क्या है 2n+1 लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस का। ठीक है जी, मैक्सिमा का थीटा निकालना है इस केस में हमने। ठीक है जी, थीटा डैश मान लो इसको। तो a की वैल्यू हमें पता है 2 लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया। साइन थीटा डैश क्या आ गया जी, थीटा डैश मान लो जी हमारा यहाँ पर आ गया जी 3/4। तो थीटा निकालना है, थीटा डैश हमारा आ गया जी साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4। तो ये भी बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है जी। ठीक है जी, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, डबल स्लिट भी और डायफ्रैक्शन भी। 2015 का ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब इसमें कॉन्सेप्ट हमारे बोथ कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहे हैं इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर हम बात करें, 2 स्लिट्स 1 mm अपार्ट, स्मॉल d हमारे को दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स 1 mm, 10⁻³ मीटर भी कह सकता हूँ जी मैं। द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, कैपिटल D इस केस में कितना है जी 1 मीटर अपार्ट। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा हमें दे रखा है 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर को पहले ही सीधा मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं जी। 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। What will be the width of each slit for obtaining 10 maxima of young double slit within the central maxima of the single slit? What will be the width of each slit? मतलब width का मतलब a निकालना है कि 10 मैक्सिमा हमारे आ जाए, obtaining 10 maxima of double slit within the central maxima of single slit। सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है ना जी सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो होती है 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल ए, ये विड्थ ऑफ द स्लिट है। और एक की जो हमारी फ्रिंज विड्थ होती है, एक मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ होती है डबल स्लिट में, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी। तो 10 मैक्सिमा निकालने हैं जी इसमें, 10 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल ए। ठीक है जी। तो यहाँ से लैम्डा डी से लैम्डा डी कैंसिल हो गया, ए निकालना है आपको 2/10, 2/10 इंटू डी, डी कितना है 10⁻⁻3। ठीक है जी। तो ये आ गया जी 0.2 mm, 0.2 mm। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कि हाँ जी 10 मैक्सिमा हमारे जो
डबल स्लिट वाले हैं जिनकी विड्थ क्या होती है, एक मैक्सिमा की विड्थ होती है, फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी। अब 10 मैक्सिमा एक सेंट्रल मैक्सिमा में आ जाए, सेंट्रल मैक्सिमा की बीटा का फार्मूला होता है 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल ए। स्मॉल ए होती है जी स्लिट की विड्थ, ठीक है जी। स्मॉल डी है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, यहाँ ये डबल स्लिट में ये ए है स्लिट विड्थ, यही हमें निकालनी है, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट। तो ये ए का वैल्यू आ गया जी हमारे पास। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं इसके, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, मतलब इसमें इंटरफेरेंस भी कवर हो रहा है और आपका डायफ्रैक्शन भी कवर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 2015 में कैंसिल हुआ था पेपर, शायद वो कैंसल्ड था पिछले वाला, और ये वाला हमारा 2015 का बाद में जो री पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। और देखो जी लगातार ही आ रहे थे 2016 से पहले तो, पर अभी 4 साल से ब्रेक लगा हुआ है, 17, 18, 19, 20 में डायफ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं आया। तो इस साल चांसेस हैं, जैसे मैंने कल बताया इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन के चांसेस हैं, तो ये डायफ्रैक्शन का क्वेश्चन आने का चांस रहेगा इस साल, तो आप इसकी अच्छी तरह तैयारी करें। नेक्स्ट आ जाओ जी, एट फर्स्ट मिनिमा एडजेसेंट टू सेंट्रल मैक्सिमा, एडजेसेंट टू सेंट्रल मैक्सिमा of a single slit diffraction pattern, phase difference between Huygens wavelet from the edge of the slit and the wavelet from the midpoint of the slit हमें निकालना है जी। देखो जी, एट फर्स्ट मिनिमा एडजेसेंट टू सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा अगर हम बात करें, ये हमारा स्क्रीन आप ड्रॉ करेंगे जी, ये सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा एडजेसेंट to central maxima of single slit, the phase difference between Huygens wavelets from the edge of the slit and wavelet from midpoint of the slit। तो देखें जी अगर हम इसको, ये मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट, थोड़ी बड़ी सी बनाना पड़ेगा डायग्राम, स्लिट थोड़ा बड़ा बनाएंगे जी अब, क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट से ही बात चल रही है। तो एक यहाँ पर ये जो फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखें फेज डिफरेंस निकालना है, तो पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स आप कह सकते हैं जी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और हमारा किसके बराबर होता है जी, एन लैम्डा पाथ डिफरेंस, ठीक है जी। फर्स्ट मिनिमा है तो एन किसके बराबर आ जाएगा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है जी, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ये पूरे का पाथ डिफरेंस होता है जी, यहाँ से लेके यहाँ से वेव जाती तो ये पाथ डिफरेंस आता। अब तो हाफ है स्लिट, तो ये क्या आ जाएगा, ए बाय टू, मिड पॉइंट से बात कर रहे हैं ना जी, ए बाय टू साइन थीटा, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी हाफ हो गया लैम्डा बाय टू। अब देखो जी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू हो गया, दोनों तरफ हाफ कर दिया, तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन होता है। फेज डिफरेंस क्या होता है जी, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला, ये तो 11th में वेव्स में भी पढ़ते हैं हम। तो डेल्टा फाइव मुझे फेज डिफरेंस ही निकालना है, तो डेल्टा फाइव 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया जी हमारा
पाई आ चुका है जी वैल्यू, तो पाई रेडियन हमारा आंसर है। इसमें एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है जी, फर्स्ट मिनिमा में n1 हो गया, वैसे जनरल फार्मूला ये था। अब फेज डिफरेंस हाफ के लिए निकालना है, फुल के लिए निकालना होता तो यही फार्मूला था, पर हाफ उसने बोला ह्यूजेंस वेवलेट फ्रॉम द एज ऑफ द स्लिट, एक एज से, और द वेवलेट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट, मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट। ठीक है जी, तो यहाँ पर a/2 साइन थीटा λ/2 हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन। अब बीम ऑफ ये नीट 2014, देखो लगातार ही आए हुए हैं क्वेश्चन। लैम्डा हमारा गिवन है, लैम्डा गिवन है जी 600 नैनोमीटर फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स फॉल ऑन अ सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट की विड्थ दी हुई है, मतलब स्मॉल ए गिवन है हमें 1 mm 10⁻³ मीटर wide resulting in diffraction pattern absorbed on a screen distance 2 meter away, the distance between first dark fringe on the either side। ये तो बहुत ही आसान है, बीटा निकालने को बोला है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन द आइदर साइड। ऑन द आइदर साइड का मतलब क्या हुआ जी, हमारा डायग्राम फिर से वही पीछे वाले क्वेश्चन जैसा। तो ये जो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है वो डायरेक्ट निकालने के लिए बोला है। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन द आइदर साइड का मतलब होता है सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ। अभी बताया था सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ का फार्मूला 2λd/a। सारी वैल्यू आपके सामने गिवन है जी। अब कैलकुलेशन तो आपने ही करनी है, बस इसको मैं आंसर बता देता हूँ आपको। ये डी ऑप्शन कैलकुलेट करके आएगा। थोड़ा सा आप कैलकुलेट करना चाहें तो 2 × 600 × 10⁻⁻9 और D2 है, और ये 10⁻³ है। -3 से -3 कैंसिल हो गया, -6 आ गया, ये 2 जीरो कैंसिल हुए, ये -4 आ गया, और 2 4 4 × 6 24 × 10⁻⁻4, तो ये 2.4 mm आ गया जी, 2.4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी 2013 का है जी, जैसे लास्ट 2014 का था। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है डायरेक्ट। A parallel beam of fast moving electron incident normally on a narrow slit. A fluorescent screen is placed at large distance from the slit. If the speed of an electron is increased, which of the following statement is correct? देखो जी, नैरो स्लिट एक ही है जी। Angular width of central maxima will decrease. Angular width of central maxima will be unaffected. Diffraction pattern is not absorbed on a screen in case of electron। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन पे डायफ्रैक्शन तो होगी, पर उसका मैक्सिमा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो इसके लिए जो आएगा ए ऑप्शन आएगा जी, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज। सेंट्रल विड्थ ऑफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज, ये आपको याद रखना पड़ेगा जी, थ्योरी का है। इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन तो शो करेगा, पर उसका मैक्सिमा इतना बड़ा नहीं होगा जितना लाइट का होता है जी। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो वेव होती है जी, तो वेव नेचर तो वो देता ही है। आपने λ=h/mv डी ब्रॉगली वेवलेंथ में पढ़ा है जी। जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएट होगी। ठीक है जी, तो उसी पैटर्न से आप ये कह सकते हैं कि ये डायफ्रैक्शन शो करेगा, पर उसका मैक्सिमा इतना वाइड नहीं होगा, मतलब उसकी एंगुलर विड्थ बहुत कम होगी। ठीक है जी, जब हम उसकी स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखो जी कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा। सेंट्रल विड्थ का फार्मूला अभी कराया 2 लैम्डा डी बाई ए, है ना जी। अब जब स्पीड बढ़ी तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो बीटा कम हो गया जी। बिल्कुल इजी, डायरेक्ट आप कह सकते हैं जी। डन है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, हमारा पोलराइजेशन पे चलेंगे। दो क्वेश्चन पोलराइजेशन के हैं हमारे पास, दो तीन। ये 2020 में बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रेविस्टर्स लॉ। अभी जो मैंने लास्ट टॉपिक कराया था आपको वेव ऑप्टिक्स में, ब्रेविस्टर्स लॉ। देखो जी, ब्रेविस्टर्स लॉ की थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देता हूँ जी मैं। एक रे आई है जी, इंसिडेंट रे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई कुछ पार्ट और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया। जो पोलराइजिंग एंगल है, हाँ जी देखो, ब्रेविस्टर्स लॉ या पोलराइजिंग एंगल पे अगर लाइट आती है तो आईपी बोल देते हैं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज्ड होती है। रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी क्या होती है जी, प्लेन पोलराइज्ड होती है जी। ठीक है जी। और बेसिकली क्या है, ये एक और कॉन्सेप्ट है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। मैंने बहुत बार आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि एंगल क्या होना चाहिए। म्यू का फार्मूला क्या होता है, टैन आई ब्रेविस्टर्स लॉ से। अगर प्लेन पोलराइज लाइट है तो ब्रेविस्टर्स लॉ से टैन आई पी। तो देखो जी, एंगल आई पी अगर 45 हो, अगर आप मान लो जी 45 है, टैन आई पी 45 है, टैन 45 कितना होता है जी, 1। 1 तो भाई मीडियम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अगर ये एयर के लिए 45 पे आ रहा है तो मतलब उससे ज्यादा ही होता है म्यू, तो 1 से ज्यादा होता है जी। ये डेंसर मीडियम है तो एयर से ज्यादा ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। तो एंगल 45 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा। बाकी सब एंगल्स पे वेरिंग डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। देखो जी, 45 से बड़ा होगा म्यू तभी ग्रेटर देन आएगा जी 1, और 90 से कम होना चाहिए, 90 पे इन्फानाइट हो जाता है जी। ठीक है जी। तो ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, आपको याद ही होना चाहिए। नीट 2020 लेटेस्ट आया हुआ है जी क्वेश्चन। तो अगला 2018 में, 19 में नहीं बना, 18 में अगला क्वेश्चन आ गया। ये भी थ्योरेटिकली है। अनपोलराइज्ड लाइट is incident from air on a plane surface of a unpolarized light is incident from air on a plane surface of a material of refractive index mu at a particular angle। वो फाइंड आउट हुआ। देखो जी, मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब ये ब्रेविस्टर्स लॉ दिया हुआ है आपको, घुमा के क्या दे दिया जी, ब्रेविस्टर्स लॉ। अ रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है जी। अब ये थ्योरी है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड एंड इज इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंस। तो ये थ्योरी में ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट परपेंडिकुलर हैं तो वो पोलराइज्ड तो होगी। रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होगी पर पैरेलल नहीं होती, परपेंडिकुलर होती है। अब ये थ्योरी पढ़ी होगी जिसने, वो ध्यान से कर पाएगा। वैसे म्यू इज इक्वल टू टैन आई भी होता है जी। तो आई का फार्मूला क्या आना था, टैन इनवर्स म्यू, ऐसे बना था। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये तो कुछ होता ही नहीं इसमें। तो ये परपेंडिकुलर, अब ये दोनों क्वेश्चन थ्योरी के हैं, ये नीट 2018 में आया हुआ है जी। तो अगर आप पोलराइजेशन की थ्योरी भी ढंग से करके जाते हैं तो एक क्वेश्चन बनने के चांस है। अगर डायफ्रैक्शन नहीं आया, ठीक है जी, और किस्मत अगर अच्छी हो तो तीनों पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, इंटरफेरेंस पे भी, डायफ्रैक्शन पे भी और पोलराइजेशन पे। इजी कॉन्सेप्ट है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये मेलस लॉ पे है। ये नीट 2017 में आया जी।
दो पोलरॉइड्स हैं, पोलरॉइड्स P1 एंड P2 आर परपेंडिकुलर विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर, ये इनकी एक्सिस है आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब ये वर्टिकल है तो ये सेकंड वाले की हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है जी। आ थर्ड पोलराइजर P3 in between P1 and P2 such that it makes an angle 45 degree with, देखो जी इसके साथ कितना एंगल बना रहा है जी 45। ठीक है जी। द इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनपोलराइज लाइट आई नॉट की इंटेंसिटी की आई यहाँ पर। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि आई नॉट बाय 2 हो जाती है जी पहले में से निकलने के बाद, अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो 0 जाती है, ये कॉन्सेप्ट है। पैरेलल होता है तो मैक्सिमम चली जाती है आई नॉट बाय 2। अब थीटा कितना है दोनों के बीच में, इसके बीच में 45, 90 था इनका, तो ये 90 माइनस 45, इन दोनों में भी 45 रहेगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी, मेलस लॉ का फार्मूला था, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इनके बीच में थीटा 45, तो I इक्वल्स टू आई नॉट बाई 2, ये वाली इंटेंसिटी जाएगी यहाँ से, cos 45 कितना होता है 1/√2, उसका स्केयर हो जाएगा, तो 1/√2 का स्केयर 1/2, तो आई नॉट बाई 4 पहुंचा जी यहाँ पर क्या पहुंच गया जी आई नॉट बाई 4। अब यहाँ पर अगर आई नॉट बाय 4 है तो ये 45, तो ये भी 45, तो यही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, तो 1/2 से और डिवाइड होना है, तो आई नॉट बाय आई इक्वल्स टू आई नॉट बाय 4 कॉस स्क्वायर 45। ठीक है जी। तो cos 45 1/√2, तो ये आई नॉट बाय 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट 20 तो नहीं है, लगभग 19 के करीब क्वेश्चंस हैं, पर ये आपको बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।